भाग 10। रुद्रांश ने कहा था कि वह 10 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन न ही श्रावणी और न ही रुद्रांश को यह पता था कि उससे पहले ही मनीष महाजन और उसकी मां कल्याणी महाजन अस्पताल की लॉबी में दाखिल हो गए। उनका स्वागत करने के लिए कामिनी जी एक बड़ी स्माइल के साथ आगे बढ़ी। अब हंस तो ऐसे रही थी जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद कुबेर देवता को सामने से चलाते आता देख लिया हो। कल्याणी महाजन को शुरुआत से ही रौब और पैसे का घमंड था। उसने कामिनी की तरफ ऐसे देखा जैसे वह किसी तुच्छ प्राणी को देख रही हो। बेशक कमीनी कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे अपनी इज्जत से ज्यादा वह 10 करोड़ प्यारे थे जो कल्याणी महाजन से उसे मिलाने वाले थे, तो वह चुप रही। ऊपर टेरेस पर श्रावणी अभी भी अपने हाथ में अपना फोन कसकर पकड़कर बैठी रही। उसे दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे एक एहसास था कि उसे कुछ नहीं होगा। शायद रुद्रांश की बातों में उसे सच्चाई दिखाई दी। उसने इतनी रौबीली लेकिन मनमोहक आवाज रुद्रांश से पहले कभी नहीं सुनी थी। उनकी आवाज बेशक कठोर और ठंडी थी, लेकिन उसे आवाज से श्रावणी के मन में एक अजीब सा गर्म एहसास होता था, जैसा उसने पहले कभी नहीं महसूस किया। मनीष और कल्याणी कामिनी के साथ आरव के वार्ड की तरफ बढ़ गए। कामिनी को उम्मीद थी कि श्रावणी अभी तक नीचे आ ही गई होगी। वह मन ही मन में सोच रही थी कि उस कलमुही से अब चुपचाप सामने आकर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अगर अभी वह सामने नहीं मिली और कल्याणी जी नाराज हो गई, तो उसकी भरपाई क्या? वह कर पाएगी जितनी रकम ये उसके लिए देने को तैयार है, उतने की तो वह कभी दिख ही नहीं सकती थी। सिर्फ शक्ल ही तो है उसमें, बाकी तो कुछ खास है नहीं। तभी कल्याणी जी ने कहा, कामिनी जी, हम जानते हैं कि जिस लड़की से हम आज मिलने आए हैं, वह आपकी सगी बेटी नहीं है, और हमें उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि वह लड़की स्वस्थ हो और वह हमारे वंश को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। इसका मतलब समझ रही है ना आप? कामिनी जी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वह एकदम स्वस्थ है, और आप चाहे तो शादी के तुरंत बाद वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। कल्याणी जी ने सहजता से सर हिलाया। पास ही खड़ा मनीष सोच रहा था, यह मन भी ना पता नहीं किसी लड़की से मुझे मिलवाने ले आई है। अच्छा खासा क्लब में इतनी सारी लड़कियां तो हैं, मुझे शादी करके बंधने की जरूरत क्या है? और अगर इन्हें एक बच्चा ही चाहिए तो वह कोई ना कोई लड़की तो पैदा कर ही देगी मेरे लिए, ऐसे नहीं तो कुछ पैसे लेकर। लेकिन इनको भी जायज नाजायज की पड़ी है। फिर मनीष ने गहरी सांस ली और यह सोच लिया कि चाहे कोई भी हो, वह साफ साफ कह देगा कि उसे शादी नहीं करनी। हाँ, अगर सिर्फ बच्चे की बात है तो वह इतना तो कर सकता है, अपनी मां की खुशी के लिए वह बच्चा इसी लड़की से कर लेगा। इतनी घटिया सोच के बावजूद भी मनीष महाजन एक जाना माना नाम है। सब जानते हैं कि वह महाजन इंडस्ट्रीज का बड़ा बेटा है, और एकदम बिगड़ा हुआ भी। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है, जब तक उनका उल्लू सीधा हो रहा है। कभी किसी ने मनीष को उसकी जगह दिखाने की कोशिश नहीं की। शायद ऐसे ही चलती है दुनिया पैसे पर। मनीष भी यह जानता है कि उसकी सारी इज्जत उसके बाप के पैसे से आती है, और उसे उम्मीद है कि उसे इस जीवन में तो काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वह जो भी मांगता है उसके पापा उसे लाकर दे ही देते हैं। और अगर वह मना कर दे तो मां कुछ ना कुछ करके जुगाड़ कर ही देती है। चाहे फिर वह करोड़ों की याच हो या प्राइवेट हेलीकॉप्टर या कोई आइलैंड, मनीष कुछ भी खरीद सकता है। तब तक लिफ्ट आरव के फ्लोर तक पहुंच गई। वे लोग लिफ्ट से बाहर आए और आरव के रूम की तरफ बढ़ गए। इधर इन लोगों का लिफ्ट से उतरना हुआ, और नीचे बैक डोर की तरफ एक बेहद ही लग्जरी नहीं कर कर खड़ी हुई। हाँ, यह रुद्रांश की कर थी। उसने जल्दी से अपना मास्क लगाया और बाहर निकला। इस समय वहां कोई नहीं था, और होगा भी क्यों? किसी को उम्मीद जो नहीं थी कि 2 दिन में शहर के इतने बड़े मशहूर व्यक्ति का इस अस्पताल में आना जाना होगा। रुद्रांश का असिस्टेंट जोकर ड्राइव कर रहा था। उसे आज अपने बॉस का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। उसने रुद्रांश को आज तक इतने बड़े कदम लेते नहीं देखा था, जितने बड़े कदम लेकर वह अभी हॉस्पिटल के अंदर गए। उसने सोचा क्या कुछ बड़ा हुआ है। अंदर रुद्रांश ने जल्दी से वीआईपी लुफ्त का दरवाजा खोला और शांति से श्रावणी से पूछा, आप कहाँ हैं? अभी श्रावणी ने ही गहरी सांस ली और जल्दी से बताया, टेरेस में टेरेस पर हूं।
रुद्रांश ने बटन दबाया और कुछ ही मिनट में वह टेरेस पर पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सिर्फ श्रावणी से पूछा, मैं टेरेस पर हूं, आप कहीं दिख नहीं रही मुझे यहां। श्रावणी ने अपने आसपास देखा। उसे भी रुद्रांश नहीं देखा तो उसने कहा, मैं तो यही हूं, लिफ्ट के सामने ही बिल्कुल। तभी रुद्रांश को ध्यान आया कि वह तो वीआईपी लिफ्ट उसे करता है, जो कि टेरेस के दूसरी छोर पर है। शायद श्रावणी दूसरी तरफ हो। यही सोचकर वह तरस की दूसरी तरफ बढ़ने लगा। नीचे अब तक कल्याणी जी ने हॉस्पिटल सर पर उठा लिया था। जैसे ही उन्हें पता चला कि श्रावणी वहां बोर्ड में भी नहीं है, ना ही उसे फ्लोर पर है, तो वह गुस्से में तमतमा गई। उन्होंने कहा, ऐसे इज्जत देते हैं अपने ससुराल वालों को? ठीक है, अभी ससुराल वाले बने नहीं हैं, लेकिन बनने तो वाले हैं ना। उस लड़की को तो सिर्फ झुकाकर यहां हमारा इंतजार करना चाहिए था, और वह पता नहीं कहां घूम रही है। हमें तो बताया गया था कि वह एकदम शांत और सुशील लड़की है। इतना सुनते ही कामिनी जी घबरा गई। उन्हें लगा कि यह रिश्ता अब नहीं हो पाएगा, तो तुरंत उन्होंने कल्याणी जी की तारीफ करते हुए कहा, अरे कल्याणी जी, आप तो इतनी अच्छी हैं, अपनी महान हैं। हम जानते हैं कि हमारी बेटी से गलती हुई है, लेकिन आप तो बड़े दिलवाले हैं ना, थोड़ा माफ कर दीजिए उसे। मैं उसे अभी लेकर आता हूं यहां। कल्याणी जी ने तूनक कर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मनीष को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वह चुपचाप दीवार का सहारा लिए अपना फोन चला रहा था। उल्टा उसे तो यह खुशी थी कि उसकी मां को गुस्सा आ गया है। शायद वह अब भी यह शादी कैंसिल कर दें। उसे वक्त तक राजेंद्र भी वहां आ गए। कल्याणी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और उनसे कुछ बातें करने लग गए। इसी बीच कामिनी जी तुरंत लिफ्ट की तरफ दौड़ी। वह अब तक गुस्से में आ चुकी थी। अपनी मुट्ठी कसकर बंद करने के बाद उन्होंने सोचा, एक बार यह रिश्ता पक्का हो जाए, बाद में देखती हूं इस मनहूस को मैं। उसे वक्त तक ऊपर रुद्रांश को श्रावणी दी गई थी। वह ड्रेस के छठ के एक कोने में सिमट कर बैठी थी। बहुत डरी हुई लग रही थी। अचानक रुद्राक्ष के दिल में दर्द उठा। ऐसा दर्द उसने पहली बार महसूस किया था। आज तक उसे किसी और को देखकर, उनकी मजबूरी को, उनकी मुसीबत को देखकर कभी ज्यादा सहानुभूति नहीं हुई। इसी कारण सबको लगता था कि वह पत्थर दिल है। लेकिन पता नहीं क्यों, इस मासूम सी लड़की को इतना डरा हुआ देखकर अचानक से उसे गले लगाने का मन किया, उसे प्रोटेक्ट करने का मन किया। और उसने वह किया भी इससे पहले कि रुद्राक्ष के दिमाग को समझ में आता कि वह क्या कर रहा है। उसके पैरों में श्रावणी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, और अचानक से जाकर रुद्राक्ष ने श्रावणी को कसकर गले लगा लिया। श्रावणी एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर जैसे ही थोड़ा ऊपर देखा और दिखा कि यह रुद्रांश है, उसको एक तसल्ली से मिली। हालांकि रुद्रांश भी उसके लिए एक अजनबी था, लेकिन उसके आसपास श्रावणी को कभी अनकंफर्टेबल नहीं लगा। उसने रुद्रांश को कसकर पकड़ लिया और सुबह अपने लगी, मुझे बचा लीजिए, मैं मैं यह शादी नहीं करना चाहती। रुद्रांश का शरीर एकदम सख्त पड़ गया। उसे लगा कि श्रावणी कह रही है कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती। उसने जैसे ही पूछना, छह, श्रावणी ने आगे कहा, मुझे लगा था मैं आपसे मिलकर बाद में आराम से जवाब दूंगी, लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूं कि इस आपसे शादी करने के लिए तैयार ही। मुझे मुझे उस लड़के से, जो कोई भी वो है, जिसको मेरे घर वालों ने चुना है, उससे शादी नहीं करनी। रुद्रांश के दिल को ठंडक का एहसास हुआ। उसने श्रावणी को कसकर गले लगाया और बोला, एक बार जब आपने मुझसे शादी करने का सोच लिया है तो बात वही खत्म हो जाती है। आप अब सिर्फ मेरी हैं। श्रावणी में कुछ नहीं कहा। वह बस सुबकती रही। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और कामिनी दनदनाते हुए बाहर निकली। उसने जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा श्रावणी किसी आदमी की बाहों में थी। कामिनी तो जैसे भूल ही गई थी कि वह अस्पताल में है। वह बहुत जोर से चिल्लाई, श्रावणी! अब आगे क्या होगा? क्या रुद्रांश सबके सामने आ जाएगा? क्या वह श्रावणी को वहां से ले जाएगा? या जैसे कि उसके परिवार का चलन है, वह अभी भी किसी के सामने नहीं आएगा? और फिर क्या कामिनी श्रावणी की शादी मनीष महाजन से करवाकर ही मानेगी? जानने के लिए सुनते रहिए यूकी एफएम, केज्ड बाय माफिया, माफिया का पिंजरा, केवल यूकी एफएम पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर जल्द मिलते हैं
अगले एपिसोड में।